ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में मैंने आपको बेसिक बता दिया था, है ना, कि क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए जो भी न्यूक्लियर चार्ज है वही उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए सेम ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि कोई स्क्रीनिंग नहीं है, कोई शील्डिंग नहीं है। पर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए क्या होता है, जो भी इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसमें शील्डिंग कॉज करते हैं, स्क्रीनिंग कॉज करते हैं। तो जो भी जेड इफेक्टिव आता है वो क्या आता है, वो जेड माइनस सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। तो ये सब पता है, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। सब समझा दिया था किसकी वजह से होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन पे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सेम शेल वाले या फिर इनर शेल वाले कॉज करते हैं, ठीक है ना। आउटर वाले कॉज नहीं करते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग, ठीक। तो ये सब पॉइंट्स याद होगा मुझे। अच्छा, निकालना कैसे है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो स्लेटर रूल से निकाला जाता है ना। तो स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ assumptions हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। उसके अकॉर्डिंग आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। जैसे सबसे पहले तो क्या बताया था, दोबारा से सुन लो, देखो क्या करना है आपको, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे किसी भी एलिमेंट में किसी भी इलेक्ट्रॉन पे आप लोग जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उस एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और उसको आप जब आप लिखोगे तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, है ना। आप ये नहीं पता कि कौन पहले फिल हो रहा है कौन बाद में हो रहा है, वो मतलब नहीं है। आप एन के फॉर्मेट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दोगे उसे, ठीक है। भले ही 4s2 पहले फिल हुआ हो 3d5 से, पर लिखना आपको कैसे है, एन के ऑर्डर में। पहले 3 वाले लिखने हैं, फिर 4 वाले लिखने हैं, है ना। इनर शेल आउटर शेल इस टाइप से लिख देना है आपको, ठीक है। समझ में आ गया पहला काम। इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करना है कि किस इलेक्ट्रॉन पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो अब आपके पास दो है, कौन कौन से, एक तो एस और पी ऑर्बिटल है ना। या तो एस और पी ऑर्बिटल के लिए सेम टाइप के रूल है, और जो आपके पास डी और एफ टाइप में है उसमें सेम टाइप के रूल्स हैं, ठीक है ना। तो एस पी के रूल्स हम लोगों ने देख लिए थे। ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया। उसके बाद जिस भी इलेक्ट्रॉन पे आपको देखना है ना, उस इलेक्ट्रॉन में आपको क्या देखना है कि जिस इलेक्ट्रॉन पे आपको निकालना है तो उसी खुद के शेल में या फिर उसके खुद के ग्रुप में क्या होता है, शेल याद मत रखो ना, अब आप ग्रुप याद रखो, ठीक है ना। ग्रुप में क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना वैल्यू आएगा, 0.35, मतलब 0.35 क्या क्रिएट करता है, कॉज करता है वो सिग्मा कॉज करता है, मतलब स्क्रीनिंग कॉज करता है ना। वैल्यू असाइन कर दी उसको 0.35। n-1 वाली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो n-1 वाले ग्रुप में रह रहे हैं, शेल्स में रह रहे हैं, वो सब कितना कॉज करते हैं, 0.85। और उसके बिलो वाले जितने भी n-2 n-3 एंड सो ऑन, जो भी रहेगा, जितने भी लोअर रहेंगे वो सब 1 कॉज करते हैं, है ना। उन सब के लिए वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा की 1 होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। सर मैं डाउट पूछूं? 0.35, 0.85 और 1 सुन लो पहले, फिर पूछना अभी, है ना। इसको कंप्लीट कर देता हूँ, लास्ट क्लास में बता ही दिया था। इसके बाद है डी और एफ। डी और एफ में क्या होता है, डी और एफ में आपको क्या करना है, ग्रुप असाइन करना। और सेम ग्रुप में आता है 0.35 और उसके लोअर वाले में होता है 1, है ना। बस दो ही वैल्यू होती है इसमें, कोई 0.85 वाला लॉजिक नहीं होता। सेम ग्रुप में 0.35 और बाकी लोअर में सबके सब 1 होते हैं, ठीक। तो ये आपके रूल्स हैं, डी और एफ के अलग, एस और पी के अलग होता है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था, ये तो चलो एक अलग से ही कॉन्सेप्ट है, 1s के लिए अलग ही वैल्यू होती है, वो तो याद ही रख लेना है ना। जैसे हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लिया था मैंने, कौन सा 4s वाला और 3d वाला, है ना। 4s वाला हम लोग कर चुके थे, 3d हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे आयरन के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, 4s वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना जेड इफेक्टिव लगेगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको हमने इंक्रीज ऑर्डर में लिख दिया। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, ठीक है, इतना लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा नया पॉइंट समझो अभी आप लोग। नया पॉइंट ये है कि देखो आपको दिख रहा है, ये मैंने कुछ कुछ ब्रैकेट लगा रखा है इसमें, ये ब्रैकेट जो लगा रखे हैं, है ना, ये आपको क्यों लगाने हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा इस ग्रुप के लिए आपको इतना इतना वैल्यू असाइन करना है। तो देखो क्या करोगे आपको, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। एस और पी का एक ग्रुप लगाओ जो भी एन वैल्यू के टर्म में है ना। और डी और एफ का एक अलग से ब्रैकेट बना देना, ठीक है। हर एक शेल के लिए, जैसे 1 में तो 1 में तो केवल 1s है, तो 1s के दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दो। या मैं अलग से लिख के बता देता हूँ, जैसे क्या कॉन्फ़िगरेशन था, 1s था, है ना। 2s2 2p6, तो 1 में केवल एक ही है तो इसमें ब्रैकेट लगा दो।
सेकंड में क्या होते हैं, एस और पी होते हैं, तो सेकंड में एस और पी को एक ब्रैकेट में डाल दो। 3 में आ जाओ, 3 में क्या होते हैं, 3s2 3p6 3d 6s इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो एस और पी को तो एक ब्रैकेट में रखो, डी वाले को अलग ब्रैकेट में रखो, है ना। डी को अलग रखना है, एस और पी को अलग रखना है, आपको ऐसे बनाते जाओ, है ना। उसके बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 4s2, तो वो तो अकेला तो बचा, तो उसको अलग लिख दो। ऐसे आपको ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्यों डाला, क्योंकि इससे आपको आसानी रहेगी, है ना, निकालने में वैल्यू वगैरह। अब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो बस उसको देखते जाओ। जैसे अभी हम क्या निकाल रहे थे, 4s वाला, तो 4s के लिए हम लोग निकाल लेते हो, तो सेम ब्रैकेट में ऐसे देखो कि सेम ब्रैकेट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आप लोग निकालना चाहते हो, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आप वैल्यू निकाल रहे हो, तो उसके लिए जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कितना कॉज करेगा, सिग्मा 0.35। तो इसलिए आपने इसके 1 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा लगा दिया 0.35, है ना। इनर वाले जितने होते हैं 3s में 3s 3p 3d जो भी होगा, इनर वाले n-1 वाले जितने भी हैं, वो सब कितना कॉज करेंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन 0.85। तो आपने 0.85, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो सबके सब 14 इंटू 0.85 कर दिया। उसके लोअर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, चाहे n-2 है, चाहे n-3 है, कुछ भी है, उन सबका वैल्यू कितना होगा, हर एक लोअर इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होता है 1। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10, तो 10 इंटू 1 कर दिया आपने। तो टोटल सिग्मा आपको मिल गया कितना, 22.25, ठीक है। मिल गया सिग्मा की वैल्यू। अब जेड इफेक्टिव निकालना है, तो जितना जेड है उसमें से माइनस कर दो सिग्मा, तो आपको जेड इफेक्टिव मिल जाएगा। कितना मिला आपको जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव मिला 3.75। तो इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है इस 4s वाले इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। समझ में आई बात। हाँ, अब आते हैं डाउट पे। यहाँ तक मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब बताओ, समर्थ को कुछ डाउट है शायद, पहले समर्थ से स्टार्ट करते हैं, बताओ आप लोग। सर वो आपने बोला 1s की 0.3 है, तो यहाँ पे उसकी भी क्यों 1 ली है, मतलब ऐसा। मतलब किसके 1s नहीं, वो केवल 1s के लिए निकालोगे तब आएगा, जब ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, ये सब कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 1s के लिए निकाल रहा होता तो ये सब तो काउंट होते ही नहीं, है ना। क्वेश्चन होता कि मुझे केवल 1s पे निकालना है ना। तो 1s पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे मैं निकाल रहा हूँ, तो दूसरे की वजह से जो सिग्मा होगा ना, वो कितना होगा, वो 0.3 होगा बस, ठीक है। जब मैं 1s के लिए निकालूंगा तब की बात बता रहा था, वो 0.3 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझ में आई बात। हाँ सर मैं पूछूं। चल, हाँ अब तुम पूछो, बताओ। सर अभी अगर मतलब अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्शन करते हैं, इसलिए फिर सिग्मा लगता है। पर सर जो बाहर के ऑर्बिट है, मतलब n+1 वाले, सर वो भी तो रिपल्शन रिपल्शन करते होंगे ना, तो उसकी वजह से उसको हेल्प भी होता होगा ना सर अंदर जाने के लिए। नहीं नहीं, वो काउंट नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस से कोई कांटेक्ट नहीं। देखो, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में देखो, इस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इसकी वजह से ये होता है जेड इफेक्ट। तो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन इसको कहीं रोक नहीं पा रहे हैं ना, इसके अट्रैक्शन को, बीच में आ ही नहीं रहा है वो कहीं भी। सर वही तो सपोर्ट तो करते होगे ना सर, रिपल्शन की वजह से दूर तो भेजते होगे ना, मतलब पॉजिटिव नहीं चार्ज की ऐसे तरफ। नहीं, उसको काउंट नहीं करते हैं फिर उसको ना। ऐसे समझिए, अब कैसे समझोगे आप लोग अब इसको, है ना। वो आपको ऐसा लग रहा वो है जेड में ही आ जाता। कि हाँ, वो आप फोर मॉडल से ऐसे समझ लो कि नहीं, सच में वो इसको इससे रिपेल कर रहे हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से होता है, ठीक है ना। तो ऐसे समझो कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स वाली बात कर रहे हैं हम लोग इसके बीच में, तो ये क्या करते हैं ना, वो शील्ड की तरह काम करते हैं। जैसे ये है, तो ये पूरा ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड कर रहा है इसको, न्यूक्लियर चार्ज को। दूसरा जो शेल है वो पूरा शील्ड कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज को। तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे शील्ड कर रहा है, तब जाके कहीं जाके इस इलेक्ट्रॉन पे पहुंच रहा है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन पे अब ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर वाला है, तो आउटर वाला कुछ शील्ड करके इस पे कोई फायदा नहीं है ना, इनर वाले शील्ड कर रहे हैं केवल, कि कितना रोक रहे हैं उसको, ऐसा समझो। उस चार्ज को रोकने का काम कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, वो होता है शील्डिंग, ठीक है। तो आउटर को काउंट नहीं करते, तो वही अजम्पशन है ना, आप हर चीज को कैलकुलेट करके नहीं कर सकते। कुछ कुछ अजम्पशन आपको मानने पड़ते हैं ना, है ना। तो वही स्लेटर के अजम्पशंस थे, ठीक है। चलो और बताओ इसके अलावा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब डी वाला स्टार्ट करते हैं ना, 3D पे आते हैं। 3D कहाँ जरा बताओगे मुझे, कहाँ पर है 3D। ये रहा 3D, है ना। तो इसके आउटर वाला तो खत्म ही कर दो, 4s से तो हमें मतलब है ही नहीं, ठीक है, हो गया खत्म। तो 4s तो कर दिया आप लोगों ने गायब। अब देखो, अब क्या करना है।
अब आपको काम करना है आगे कि इसको वापस से थोड़ा सा लिख दूं मैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा क्या था, क्या कॉन्फ़िगरेशन था, बताओ जरा इसका। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3 3d6 था, है ना। 4s2 ये कॉन्फ़िगरेशन था ना आयरन का। Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपने, चलो। और मैंने ब्रैकेट लगा दिए, कैसे लगाते हैं, S का अलग, है ना, और D का अलग लगाते हैं, है ना। तो 3D पर निकालना है आपको, तो 4s को तो हम लोग हटा देते हैं, 4s का कुछ काम ही नहीं है। चलो 4s हमने कर दिया इरेज, ठीक है। तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन पे आप लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, है ना। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पे आप वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसमें किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग वैल्यू फाइंड करो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन मैंने कर दिया फिक्स, 1 इलेक्ट्रॉन जो भी है वो फिक्स कर दिया। तो बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो होगा 0.35, ठीक है, समझ में आया? जो डी वाले जो बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं बच गए हैं, उनका वैल्यू कितना है हर एक का, 0.35। तो टोटल कितना बच गया, 5 × 0.35। और उसके अलावा जितने भी लोअर बच जाते हैं डी में, चाहे कहीं भी होगी, उन सब का वैल्यू होता है 1। तो इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे n-1 में है, 2 में है, 3 में है, कहीं भी है, वो लोअर जितने भी हैं उन सबका हर एक का वैल्यू 1। तो कितना हो गया, 18 × 1। तो सिग्मा कितना आ गया, 19.75। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया, माइनस कर लो, 6.25 आ जाएगा। बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। समझ में आ गई बात, क्या करना है ना। तो इसलिए ब्रैकेट लगाया, ये ब्रैकेट का मतलब समझ में आया आपको। ये ब्रैकेट क्यों लगाया, ये डी और एफ में ज्यादा काम आएगा आपको, एफ से तो ज्यादा मतलब है नहीं, उसमें तो सिंपल ही चलेगा। ये डी और एफ के लिए ज्यादा काम आएगा, क्योंकि आपको जो 0.35 वैल्यू लेनी है ना, वो केवल केवल ब्रैकेट वाले इलेक्ट्रॉन्स की लेनी है। जितने डी वाले में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, या एफ में कोई होता तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो बस, ठीक है। तो इनर वालों का सबका वैल्यू 1। ये तो सिंपल ही है, वैसे तो और भी सिंपल है उससे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग निकाल पाओगे, ठीक। अच्छा, अब इन दोनों वैल्यू का अगर आप देखोगे तो देखो पॉइंट पढ़ो, यूजिंग स्लैटर रूल इट इज क्लियर दैट 3D इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय इट्स न्यूक्लियस। देख रहे हो, क्योंकि 4s पे कितना था न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जेड इफेक्टिव कितना था, 3.75 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4s वाले इलेक्ट्रॉन पे। और यहाँ पे 3D वाले इलेक्ट्रॉन पे देख रहे हो तो देखो कितना हो गया, 6.25 हो गया, है कि नहीं। तो वैसी बात है, क्या है, 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या बोल सकते हो कि ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से एज कंपेयर टू 4s इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बात आती है कि आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से होते हैं, वो होते हैं एस में से। उसके बाद फिर डी में से रिमूव होते हैं, जैसे एफ है, आयरन है ना। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 या 4s2, 3d6 ऐसे। सॉरी, कहाँ गया, हाँ, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं अब तो। क्या था, 4s2, 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। तो देखो, पहले फिल हो गया 4s, उसके बाद फिल हो रहा है 3d, है ना, 6 तक चला गया। पर जब अगर मुझे बनाना है इससे Fe2+, का मतलब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 2+ का मतलब वो ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर रिमूव से होने इसमें से। तो कहां से होंगे, वो इलेक्ट्रॉन और रिमूव होंगे इससे किससे, 4s से होंगे, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि इसके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम है ना, कम अट्रैक्टेड है। तो जो कम अट्रैक्टिव वाला होगा वही तो सबसे पहले रिमूव होगा। तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा बताओ, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 3p6 3p6 और 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन है Fe2+ का। बात समझ में आया, बोलो। और अगर आपको Fe3+ बनाना होता तो अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा अब वो फिर डी से चला जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा, तो ये तो सब सेम ही रहेंगे, है ना। तो 3D क्या बन जाएगा, 3d5 3d5 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। समझ में आया ना बात कैसे हो रहा है। तो पहले कहां से आते हैं, 4s से जाते हैं, तो समझ सकते हो इससे जेड इफेक्टिव की मदद से ये चीजें भी आप लोग, ठीक है। बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो इसमें। सर। इसमें पी का क्यों नहीं जाएगा, वो बताओ ना। अरे पी का और ज्यादा जेड इफेक्टिव होता है,
अच्छा और समझ लोअर शेल पे इनर पे जाएगा तो क्यों रिलीज होगा? आप कहोगे 1s में से क्यों नहीं चला जाता? तो 1s वाला थोड़ी जाएगा, तो बहुत इनर पे, आउटर वाले जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अच्छा ये तो चलो छोटी सी बात हो गई, पॉइंट हो गया। मेन पॉइंट तो आपका क्या था कि आपको जेड इफेक्टिव निकालना आना चाहिए। बताओ आप लोग जेड इफेक्टिव निकाल सकते हो या नहीं? है ना, तो कॉपी लेके तैयार हो जाओ। बिल्कुल। अब कुछ कुछ जेड इफेक्टिव निकालते हैं हम जल्दी से, है ना। ठीक है, देखो, तो आप निकालना है स्कैंडियम, 21 एटॉमिक नंबर है उसमें, 4s के लिए और 3d के लिए निकालो जल्दी से। देखो कितना कितना आंसर आता है, बताओ जल्दी। निकाल दिया? चेक करें फिर? देखो निकाल दो पहले, सब लोगों को निकालने दो, फिर चेक करते हैं एक साथ कितना आता है। देखो स्कैंडियम का सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, है ना। हाँ इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 लिख लिया, है ना। ब्रैकेट लगा दिए सब में, sp में अलग, d में अलग, है ना। इसके बाद निकालना है 4s पे निकालना है, ठीक है चलो 4s पे निकालो। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो निकालोगे उसको तो अलग रखो। बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होगा 0.35। लोअर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका 0.85, उसके लोअर में जितने भी आते हैं उन सबका 1 वैल्यू। तो ऐसे टोटल मिला के कितना जाएगा देख लेना, जितना आ रहा है 18 आ गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर कितना होगा, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना था 21, ये 18 आ रखा है, तो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ समझ में आ गया, है ना। चलो इसके बाद 3D पर निकालना है, तो 3D निकालना है तो 4s को तो हटा दो, 4s का तो कोई रोल ही नहीं है। अब इसमें कोई खुद का और कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जो 0.35 करेगा, बाकी सब इनर जितने वाले हैं वो सब कितना करेंगे, 1 करेंगे। तो कितने हैं सब, 18 ही है। तो 1 कॉस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो जेड इफेक्ट कितना आ गया इसका, इसका आ गया पॉइंट, सॉरी 3.0 आ गया। ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ वैल्यूज आ रखी हैं। सेम शेल वो पेनल्टीमेट शेल वाले। नहीं नहीं, खुद के शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, और जो 0.35 वाला हो, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कौन नहीं कॉज सर, कर रहा है 0.35। 0.85। 0.85 डी में नहीं होता भाई, वो एस के लिए होता है। एस में है हाँ ना 0.85 ये रहा, है ना। 0.35 0.85 1 वो एस के लिए होता है। डी में तो केवल 0.35 और 1 ही होता है बस, केवल 0.85 वाला कोई लॉजिक नहीं है उसमें। ठीक है, निकाल सकते हैं सब लोग। चलो बहुत अच्छे। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, फॉस्फोरस 3s और 3p। बताओ जल्दी से, देखो कितना आंसर आता है। भी आ सकता है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकता। चलो बना लिया, 2 मिनट से 3p का बाकी है। ठीक है बनाओ जल्दी। हाँ सर। चलो चेक करो, बताओ ये आंसर आ रहा है क्या। आया। तो वैसे इतना 2 बार निकालने की जरूरत भी नहीं थी, पता है आपको, क्योंकि आंसर सेम ही आता, सेम ब्रैकेट में ही तो है। तो सेम ब्रैकेट में जो भी होता है उसका आंसर सेम ही रहेगा।
है ना, इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को लो, वैल्यू तो उतनी उतनी रहेगी ना, चेंज थोड़ी रहेगा। तो 2 बार निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता, सेम ही तो रहेगा सब कुछ। देखो सब कुछ सेम ही है, वही सब वैल्यू सब चीजें। तो एक आपने अगर 3s निकाल दिया, चाहे 3p का कोई भी इलेक्ट्रॉन, इन सब इलेक्ट्रॉन में किसी पे भी निकालो आप, उन सबका वैल्यू सेम ही तो रहेगा इसमें, ठीक है ना। चलो बताओ, इतना ही आंसर आ रहा है। तो क्या किया, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे निकालो, बाकी बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स 4, तो हर एक का वैल्यू 0.35। इसके लोअर वाले में सबका 0.85, इसके लोअर वाले में सबका वैल्यू 1। बस काउंट करो, आंसर आ जाएगा। जेड में से माइनस कर दो जेड इफेक्टिव, ठीक है, मिल जाएगा जेड इफेक्टिव। जेड में से माइनस करोगे तो 4.8 आ गया। बोलो चले आगे। चलो बना सकते हैं ना, सिंपल है। अब तो कुछ भी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना हो। अच्छा, अगर ये तो हो गया, चलो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको दे रखा है ना। क्या डाउट है, 4 कैसे आया? अरे कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 और 3, कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से आपको एक इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, तो उसको तो अलग रख दो, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बस 4 का हर एक का वैल्यू कितना होगा, 0.35। जिस इलेक्ट्रॉन पे आप निकाल रहे हो ना, उसको अलग रख दिया करो, उसको काउंट मत किया करो, है ना। उस पर देखना है आपको कि कितने और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक माइनस करके देखा करो। 3 पे निकालना तो एक हटा दो इसमें से इलेक्ट्रॉन, तो बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, ये सब 4 इलेक्ट्रॉन कितना कॉज करेंगे आपके, 0.35, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो जिस इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट कर रहे हो उसका नहीं दे होता है वैल्यू सिग्मा का, जो बच जाते हैं उनका होता है सिग्मा वैल्यू, ठीक। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, कि देखो जेड इफेक्टिव, एक तो होते हैं क्वेश्चन ऐसे, जैसे जेड इफेक्टिव मैंने आपसे पूछ लिया किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, तो मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है, जैसे 3p पे कितना होगा, 3s पे कितना होगा, 2p पे कितना होगा, 2s पे कितना होगा, जो भी है, ठीक है ना। तो वो अलग से पूछा गया तो ठीक है। अगर आपसे केवल ये पूछा गया है कि जेड इफेक्टिव आपको बताना है फास्फोरस का कितना होगा, तो किस इलेक्ट्रॉन के लिए बताओगे। और लास्ट। हमेशा ये आता है, हाँ, सबसे लास्ट वाले का जेड इफेक्टिव का मतलब ये होता है सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना जेड इफेक्टिव है। तो हम तो चलो क्वेश्चन समझने के लिए हम बना रहे हैं आपको कि 3s और 3p पे हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना सीख रहे हैं हम लोग, पर एक्चुअली जेड इफेक्टिव का मतलब जो होता है वो यही होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन है आउटर में, सबसे लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना जेड इफेक्टिव है वो आपको बताना होता है। तो कभी भी पूछा जाए ना जेड इफेक्टिव कितना होगा, फास्फोरस का, स्कैंडियम, किसी का भी, आयरन का कितने का, तो इसका मतलब है वो हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से, है ना। जैसे क्या था, कैटायन के केस की बात करते हैं, है ना। तो जैसे आपको कोई कैटायन दिया गया, उसका आपको एटॉमिक नंबर या फिर सॉरी जेड इफेक्टिव आपको निकालने को पूछा गया है, तो क्या करोगे, तो सबसे पहले तो वही काम करोगे, आप तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे। जैसे मैंने बताया था, जैसे Fe है, जैसे Fe3+ है, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, लिख लिया। अब उसमें Fe3+ निकालना है, तो क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, तो कहाँ से रिमूव होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन s वाले और 1 इलेक्ट्रॉन d वाला, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा। ऐसे करना होता है, ठीक है। अच्छा, कोई एनाइन हो अगर आपके पास, कहीं क्वेश्चन में एनाइन दिया गया हो, तो एनाइन के लिए क्या करोगे आप लोग, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर उसमें जितना भी आपको नेगेटिव चार्ज दे रखा है उतने इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देना। जैसे सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है आपका 3p4, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या बनाना है आपको, सल्फाइड। तो सल्फाइड बनाना है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2 माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए होंगे ना इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अब देखो आउटर वाले भी जाएंगे, तो p6 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो s2 माइनस का कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया पूरा, ठीक है। कैटायन और एनायन बना सकते हो, बताओ आप लोग इस तरह से, ना। कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना, एनायन है तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना जितना चार्ज दे रखा है। अच्छा, दूसरा है, एज द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ऑर्बिटल का न्यूक्लियस से, द अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ये पता है, ठीक है। सो व्हाइल रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम फारदेस्ट ऑर्बिटल। हाँ, सबसे दूर वाले से होता है, ऑब्वियसली बात है वो तो, ठीक है ना। तो ये सब रीजंस हैं कैसे कैसे आप बना सकते हो, कैटायन बना सकते हो, एनायन बना सकते हो, है ना। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने तो कहां से करने हैं, सबसे आउटर वाले, सबसे दूर वाले सबसे पहले करने होते हैं, ठीक है। कि जो सबसे दूर वाला होगा उसी पर जेड इफेक्टिव सबसे कम होता है, और जिस पर जेड इफेक्टिव कम होगा सबसे, उसी से आप इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हो। बताओ इन पॉइंट में किसी में कोई डाउट है तो बोलो।
वही पॉइंट्स हैं जो मैं अभी बीच में बता रहा था आपको। सर हाँ जी बोलिए। अगर कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो जहां से इससे पहले वाले में जिस ऑर्बिटल में क्या है वहीं पे आप ऐड करते जाओ सीधा 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 सीधा, है ना, वो पता लग जाएगा उसमें से किससे रिमूव करना है। जिसमें सबसे लास्ट पे आया होगा उसमें से रिमूव कर देना। ठीक है, जो भी आउटर वाला होगा, जो भी आउटर शेल है ना, आउटर शेल देख लेना उसमें कौन सा आउटर शेल है, उसमें रिमूव कर देना जो भी आउटर वाला शेल होगा। सर रिमूव नहीं, तो मतलब जब ऐड होगा। तो ऐड होगा, जिसमें ऐड हो रहे थे अभी तक उसी में वापस ऐड करना स्टार्ट कर देना। अब उससे पहले भी तो लिख रहे थे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, तो उसमें ही वापस से ऐड करना स्टार्ट कर दो। क्या दिक्कत है ना। वैसे ऐसा नहीं आएगा आपको ऐड करने वाला, क्यों क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉन केवल पी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में कोई भी आपका कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल नहीं होता है। ठीक है ना, तो कभी ऐसा कंडीशन आएगा नहीं आपके पास। ठीक है ना, तो ऐसा कोई हैट्रिक लेने की जरूरत नहीं है वैसे, पर फिर भी आप जहाँ पे ऐड करते आ रहे हो अभी तक वहीं पे ऐड करते जाना उसमें। ठीक है, चलो कुछ कुछ जल्दी से समझ लेते हैं क्वेश्चन वगैरह। जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन के लिए कहाँ निकालना है 3p, है ना। अगर मैं नहीं भी बोलता 3p नहीं लिखा आपको, बस पूछा हुआ कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव, इसको हटा दो, क्लोरीन बताओ कितना आएगा आंसर, तो भी आप कहाँ निकालोगे, ऑब्वियस बात है 3p पे ही निकाल लोगे, है कि नहीं। तो देख लो कितना आंसर आ रहा सर है। 3s पर निकाला तो भी उतना ही आएगा ना? क्या कह रहे हो? 3s पर निकाला तो भी उतना ही आएगा हाँ ना? हाँ, वैल्यू उतना ही आएगा क्योंकि सेम ब्रैकेट में ना सब चीज सेम ही रहेंगे उनके लिए, तो वो सेम ही आएगा, पर मतलब वही होता है कि आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना जेड इफेक्टिव है। ठीक है, तो क्या करोगे, तो वही काम। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, एक इलेक्ट्रॉन हटा के 6, तो 6 पे 0.35 ये इसका है। बाकी इनर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन पे 0.85, उससे इनर वाले में 1, वो उल्टा लिख दिया थोड़ा सा। ठीक है ना, तो निकाल के वैल्यू आएगा, जेड में से माइनस कर दोगे, जेड इफेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। कर सकते हो, प्लस माइनस का काम है बस केवल इसमें, सिंपल से प्लस माइनस ही करने हैं आपको और कुछ नहीं है। हो गया, बना सकते हैं सब लोग किसी भी। सर चलो किसी अब मॉलिक्यूल का सकता है क्या जेड क्या कह रहे इफेक्टिव? हो, क्या क्या किसी क्या? मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल का सकता है जेड इफेक्टिव? मॉलिक्यूल का जेड इफेक्ट थोड़ी ना होता है, जेड इफेक्ट होता है एटम का, है ना। मॉलिक्यूल के लिए जेड इफेक्ट कैसे डिफाइन करोगे। चलो, तो सोडियम पे आते हैं। सोडियम पता है आपको, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s1। अभी तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आप 3s पे निकालो, एक बार 2p पे निकालो। अगर मैं क्वेश्चन में ये सब लिखा हुआ नहीं मिलता, कि ये होता कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम, जेड इफेक्टिव सोडियम का किस पे निकालते, 3s 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 वाले पे। बस वही मतलब होता है। यस। ठीक है ना, आप देख लो जल्दी से, समझो, निकाल सकते हो क्या, बताओ जल्दी से। हो गया। हो गया, चलो ठीक है, सिग्मा निकाल देना, जेड में से माइनस कर देना, तो आंसर आ जाएगा। सिंपल ही है, सब बना पाएंगे क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो। यस सर। ठीक, चलो अब कैटायन एन वाला भी देख लेते हैं जल्दी से, जैसे एन प्लस एन माइनस एन, ये भी देख लेते हैं, है ना, क्या क्या चेंज आता है। तो एक बार नाइट्रोजन पर कैटायन बना दिया, एक एनायन बना दिया, और एक नॉर्मल नाइट्रोजन ही है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ निकालोगे, सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे निकालोगे। देखो, चेक करो एक बार जरा, सब सही है, नहीं तो खुद से बनाओ, इधर आंसर चेक कर लेना बस केवल, है ना, बाकी बनाओ जल्दी से तीनों पे। +0 ऐड क्यों कर रहे हैं एंड में?
अरे वो ऐसे ही लिख दिया है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि और उसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, n-2 में कुछ नहीं है, तो ऐसे ही लिख दिया, मत लिखो उसको, है ना। ये तो n के लिए है, ये n-1 के लिए, फिर n-2 भी होता है, उसके लिए वैल्यू 1 भी होती है ना सबकी, तो उसके लिए 0 0 दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो सर अभी n प्लस में सर S2 से 2s2 से जाना चाहिए था ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो 2p से क्यों गया? है फिल कहाँ हो रहा है, सबसे लास्ट में फिल कहाँ पे होगा? 2p तो जाएगा कहाँ से? पहले तो आपने बताया ना कि 2s से जाएगा, मैंने मतलब को s से बताया जाएगा 2 पहले। एस, इसके अरे लिए हाँ, नहीं वो था वो। 4 और 3 के लिए था। हाँ 4 और 3D वाला समझ गया। कॉन्सेप्ट था ना वहाँ पे, आउटर से जाता है। अब यहाँ पे आउटर में कौन सा है, 2p ही तो है। तो देखो n, देखो नॉर्मल देखते हैं पहले, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो इसके लिए निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे 2p वाले में, तो कितने बचे टोटल? 4 इलेक्ट्रॉन, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 0.35। इससे लोअर 1s है, उसमें का कॉन्ट्रीब्यूशन 0.85, उसके लोअर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो सिग्मा निकल जाएगा, जेड इफेक्टिव आ जाएगा 3.9, ठीक है। n प्लस बनाया हुआ आपने, n प्लस क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, 2p2 बच जाएगा। अब इस पे अगर आप सिग्मा निकालोगे तो 2.75, जेड इफेक्टिव निकालोगे तो 4.25, ठीक है। इसी तरह n माइनस है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, 2p4 हो गया, है कि नहीं? तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दोगे तो देखो निकाल सकते हो, सिग्मा आ जाएगा, फिर जेड इफेक्टिव आ जाएगा। अच्छा ये तो हो गया, चलो ठीक है। अच्छा मैंने क्वेश्चन क्यों दिया है, ताकि आप इससे ना एक पॉइंट समझ पाओ कि ना आप इन वैल्यूज को देखो एक बार, ठीक है। तो जब कुछ भी नहीं था, नाइट्रोजन था, तो इसका जेड इफेक्टिव जो था वो 3.9 था। अब जैसे ही इससे आपने n प्लस बनाया, कैटायन बनाया, तो वैल्यू कितना हो गया, 4.25। तो ज्यादा वैल्यू है ना, इंक्रीज कर गया ना। और जैसे ही आपने n माइनस बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 3.55, तो डिक्रीज हो गया। तो कैटायन जब भी आप बनाते हो, कैटायन बनने पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। और जैसे ही एन बनता है तो जेड इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा इसको आप थोड़ा लॉजिक से भी समझ सकते हो, इसको वैल्यू की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन है, इस पे एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1s 2s, है ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें सब में। तो आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें से रिमूव कर दिया। तो एक बात बताओ, बचे हुए इलेक्ट्रॉन, जो बच गए इलेक्ट्रॉन, उस पर तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा ना बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि अभी तक तो क्या था, सब में जो प्लस का जो न्यूक्लियर चार्ज था वो सब में डिवाइड हो रहा था। अब एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो अब जो बाकी के हैं उन सब में तो क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, ज्यादा। है ना, ऑब्वियस ही बात है। तो जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, जैसे ही प्लस चार्ज ज्यादा हुआ तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अटैक करेगा ना और ज्यादा, तो जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। अब क्या किया आपने, अच्छा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हुआ, रिमूव नहीं हुआ, आपने क्या किया, उल्टा एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया इसमें। तो सोचो, अभी तक तो बैलेंस था, न्यूट्रल था, अब आपने एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम हो गई। और ऐड करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन पर, घटेगा ही घटेगा, है ना, क्योंकि पहले बैलेंस था, अब आपने और ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, बचे इलेक्ट्रॉन्स पे या उस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज उसका कम हो जाएगा। तो इसलिए कैटायन बनने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ना, और ज्यादा अटैक करने लग जाता है इलेक्ट्रॉन्स को और स्ट्रांगली, ठीक है। और एन बनने पे एक्स्ट्रा आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, नेगेटिव चार्ज और आ रहा है, तो अब तो क्या करेगा, कम अट्रैक्ट कर पाएगा, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बस यही पता करना है। और जितना चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे एन प्लस था इतना जेड इफेक्टिव है, मान लो n2+ बना देता मैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो बहुत बढ़ जाएगा चार्ज, है ना। तो जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे जेड इफेक्टिव भी बढ़ता जाता है, ठीक है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, n+ बना दिया, चलो ठीक है। अब मुझे n+ से n2+ बनाना है, तो अब तो बहुत ज्यादा क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो मुझे 2+ बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके 2+ बनेगा वो, ठीक है ना।
अगर मुझे N3+ बनाना है तो उससे भी ज्यादा मुझे अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है ना? तो रिस्पेक्टिव कैटायंस में क्या होता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है। बताओ, बातें समझ में आई? कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे चले। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ गया सबको क्या होता है? चलो आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हमने समझ लिया क्या होता है ना, किस तरह से निकाल भी सकते हो वैल्यू वगैरह, है ना। अब आते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा काम क्या था, हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी थी। तो पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरी करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, किस तरह से चेंज होता है, वो आपको अब पढ़ना है ना। मेन पॉइंट वही था अपना। तो वेरिएशन ऑफ जेड इफेक्टिव इन पीरियोडिक टेबल कैसे होता है, तो देखो लेफ्ट टू राइट चलो आप लोग। एक पीरियड की बात करते हैं, सबसे पहले पीरियड लो। पीरियड कौन से होते हैं? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, याद है? ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज में चलते थे। ठीक है, तो एक पीरियड में आप लोग चलो पहले लेफ्ट टू राइट, है ना। पीरियोडिक टेबल सबके सामने है, बताओ। मैं बोला था कि पीरियोडिक टेबल सामने रखना हमेशा पढ़ने टाइम, ठीक है, यस सबके सामने होना चाहिए। अब उस पीरियड में देखो लेफ्ट टू राइट चलोगे, जैसे सेकंड में है लिथियम से लेकर नियोन तक चलो, है ना, सोडियम से आर्गन तक। तो क्या देख रहा है? अब एक बात बताओ मुझे, लेफ्ट टू राइट जब चलोगे पीरियोडिक टेबल में, तो देखो जो जेड इफेक्टिव होता है ना, वो इंक्रीज करता जाता है रेगुलरली, इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, क्या होता है वो? इंक्रीज होता है। दूसरा, ग्रुप में आ जाओ। ग्रुप मतलब ये वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं, है ना, जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, इस तरह से 18 ग्रुप तक जो होते हैं, है ना, डाउन द ग्रुप। वर्टिकल कॉलम्स जो है, टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप टू बॉटम अगर आप चल रहे हो, जैसे ये लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक, है ना, पूरा फर्स्ट वाला जो भी कॉलम, उसमें अगर आप चलोगे तो आपको मिलेगा कि जो जेड इफेक्टिव है ना, वो लगभग लगभग सेम होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तो नहीं, कहीं कहीं थोड़ा सा वेरिएशन होता है, पर नॉर्मली सेम सा ही रहता है वो, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता उसमें। तो डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव लगभग सेम सा है ना। जबकि लेफ्ट टू राइट आप चल रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह से वेरी करता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, डाउट पूछूं? हाँ पूछ लो चलो पहले। हाँ बोलो। सर अभी अगर वैलेंस शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो जेड इफेक्टिव कम रहेगा ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। फिर तो तो डाउट सर थोड़ी ना है तो। लिथियम तो सर लिथियम हाँ, से बेरिलियम में जाएंगे तो सर 2 1 हो जाएगा, और फिर बाद में 2 2, तो फिर वैलेंस में तो ज्यादा है ना सर। तो तो फिर जेड भी तो बढ़ जेड रहा, भी तो अरे बढ़ रहा तो है। हाँ हाँ, एक बात बताओ, लिथियम से तुम गए बेरिलियम तक, ठीक है, सुनो मेरी बात, है ना। तो तुम कह रहे हो सिग्मा बढ़ेगा बढ़ेगा, पर जेड भी तो बढ़ गया। लिथियम का जेड था 3, बेरिलियम का हो गया 4। तो जेड तो कितने से बढ़ रहा है? जेड बढ़ रहा है 1 नंबर से, है ना। जबकि सिग्मा कितने से बढ़ेगा? सिग्मा जीरो केवल पॉइंट बढ़ेगा समथिंग। कितना? 0.35 समथिंग, नहीं पता है तुम्हें वैल्यू, 0.35 से, है ना। हाँ सर। तो जेड समझ तो बढ़ गए। गया 1 से, पर सिग्मा बढ़ा 0.35 से, तो जेड इफेक्टिव कितने से इंक्रीज होगा बताओ? कितना? जेड इफेक्टिव इंक्रीज 4 होगा से 0.65 से। 5 6 5 6 अरे 5। वन वन में से पढ़ रहा हूँ 6.5। तो। हाँ 6 हाँ 5। तो यही तो है। तो देखो ना, देखो वैल्यू बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल लिखा हुआ है, ये देखो सब वैल्यू लिखी हुई है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये मैंने निकाल ही रखा है आप लोगों के लिए, पहले निकालना नहीं है आपको, है ना। देखो ये वैल्यूज आती हैं, तो हर एक में देखोगे, देखो हर एक का जो डिफरेंस है 0.65 है, ये कॉन्जुगेट होगा एग्जैक्ट 0.65 वैल्यूज आती है क्या? पॉइंट। हाँ एग्जैक्ट ही निकाली है, कहीं हो सकता है कुछ कुछ कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो तो देख लेना, वरना तो सही ही है ना। देखो इंक्रीज होता जा रहा है जेड इफेक्टिव आपका, कितने से? 0.65 से इंक्रीज होता जा रहा है रेगुलरली। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो लेफ्ट टू राइट चलने पे जेड तो आपका इंक्रीज होता जा रहा है 1 से, है ना, एक एक नंबर, एक एक जेड इंक्रीज होता जा रहा है। पर जो सिग्मा इंक्रीज होगा वो केवल 0.35 से इंक्रीज होता जा रहा है। तो जेड इफेक्टिव तो 0.8565 से इंक्रीज हो ही जाएगा ना। तो हाँ इसमें तो सर। क्या ही करना है, इतना सिंपल सा मैथ है तो, है ना। तो इसलिए बोला मैंने कि लेफ्ट टू राइट चलने पे किसी भी एक पीरियड में जो आपका जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है, देख रहे हो, लिथियम से लेके नियोन तक। ठीक है ना, समझ में आई बात? यस सर। चलो ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में।
स्लेटर रूल से कैलकुलेट करोगे, चलो कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, जैसे मैंने कर ही रखा है। तो हाइड्रोजन तो चलो अलग ही है, उसको तो अलग ही हटा दो, उसका तो मतलब नहीं है। वैसे अगर आप देखोगे तो देखो नॉर्मली क्या होता है, देखो लगभग सेम साइज, देखो वैल्यू देख रहे हो, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम सब 2.2 2.2 लगभग वैल्यू आ रही है। लिथियम से थोड़ा सा साइड चेंज हुआ है, वो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, होने वाले में। बाकी का सबका वैल्यू देखो लगभग सेम सा ही है, तो लगभग सेम सा ही रहता है ना, तो सेम सा ही वैल्यू रहता है, ठीक है, कोई डाउट? क्योंकि Z इंक्रीज हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपके शेल्स भी तो इंक्रीज होते आ रहे हैं, है ना, पूरे पूरे शेल इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे सोडियम में कौन सा होता है, थर्ड शेल होता है, पोटेशियम में फोर्थ शेल आ जाएगा, रूबिडियम में फिफ्थ आ जाएगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं Z इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता जाएगा, लगभग लगभग सेम सा आता जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इस तरह से वेरी करता है, ये तो जनरल वेरिएशन है। बताओ इसमें कहीं कोई डाउट है तो बोल दो किसी को। समझ में आ हाइड्रोजन गई पर बात वन है? हाइड्रोजन एस ही होता है ना, उसमें एक ही यूनिट। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, एक ही है, ऐसा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस पे तो Z और Z इफेक्ट बराबर ही रहेगा, है ना। हाँ सर। चलो अब कुछ कुछ पॉइंट्स क्वेश्चन करने के लिए, समझने के लिए, वैसे तो मैं आपको यही बताया था, पर फिर भी जैसे आपको दे दिया जाए Z इफेक्टिव, तो देखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा, अभी बताया मैंने, है ना, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना कम Z इफेक्टिव होगा। तो नेगेटिव चार्ज के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली डायरेक्टली। प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं? तो इस तरह से वेरी कर रहा है, जैसे अभी बताया था n प्लस n माइनस और n में, तो अब वैल्यू निकालने की जरूरत थोड़ी ना, आप कंपेयर कर सकते हो सीधा सीधा, आपको क्वेश्चन आ जाए कि मैं कंपेयर करूं Z इफेक्टिव की वैल्यू, तो क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, जिस जो कैटायन है उस पर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, जो एनायन है उस पर Z इफेक्टिव कम होगा, ठीक है। दूसरा, ये आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे दी है ना, लिथियम प्लस, है ना, ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक जानते हो ना क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। वैलेंस नहीं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन है, H माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिथियम प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेरिलियम 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन 3 प्लस में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सब कैसे हैं, सेम है, तो हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो ऐसा स्पीशी है आपके पास, तो ऑब्वियस सी बात आपको Z इफेक्ट को कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, जिस पर जितना ज्यादा प्लस चार्ज रहेगा उसका Z इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होगा ना, है कि नहीं? जिस पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा वैसे वैसे Z इफेक्टिव कम होता जाएगा। H माइनस H पे तो नेगेटिव चार्ज है तो उसका Z इफेक्टिव और भी कम रहेगा। कर सकते हो कॉमन सेंस से भी सीधा सीधा क्वेश्चन, है ना। जैसे देखो यहाँ पे भी ये देखो, ये रहा N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg प्लस, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे Z इफेक्टिव भी आपका इंक्रीज होता जा रहा है ना, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे Z इफेक्टिव आपका डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो किसी को। सर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है क्या? कौन सा डिक्रीज। टर्म बोला अभी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कब पढ़ा तुमने? सर तो पता है सर अभी क्या, नहीं मतलब कहाँ पढ़ा है, पहले तो ये बताओ। अलग होता है ये थोड़ा। 10th में। अच्छा 10th में पढ़ रखा है। तो देखो नेगेटिविटी का कोई रोल नहीं है, नेगेटिविटी जो होता है वो एक्चुअली आपका बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टी होती है ना। अगर ये किसी से बॉन्ड होता तो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह अटैक करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, वो अलग चीज है। यहाँ पर तो आपके आयंस हैं, एटॉमिक आयन दे रखे हैं, आयंस हैं सबके सब, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रोल नहीं है। हाँ Z इफेक्टिव से आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हो, अब वो बताऊंगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही नेगेटिविटी आपको पता लगेगी, ठीक है, पर उससे ये पता नहीं कर सकते आप लोग, है ना। देखेंगे, अभी पढ़ेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी सब डिटेल में पढ़ना है आगे। बताओ इतना में कहीं कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। चले आगे। नो सर। चलो तो ये तो हो गया Z इफेक्टिव का ट्रेंड, सिंपल सा जो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको आगे आगे जैसे जैसे काम आता जाएगा वैसे Z इफेक्टिव की वैल्यू हम और देखते जाएंगे ना, ट्रेंड्स वगैरह,
ठीक है, पर आपको जेड इफेक्टिव समझ में आ गया। तो अब इसका यूज करना है हमें बाकी प्रॉपर्टीज के लिए। जेड इफेक्टिव एक तरह से टूल है आपके लिए, है ना, जो आपने तैयार कर लिया। अब उससे जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एटॉमिक साइज हो गया, रेडियस है, जो आपने बोला अभी नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, वो सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसी की मदद से करेंगे सब चीजें, है ना। तो स्टार्ट करें फिर। तो आपके पास है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। वेरिएशन आपको पता करना है कैसे होता है। एटॉमिक साइज जानते हैं सब लोग। एटॉमिक साइज मतलब कितना साइज है एटम का। रेडियस भी वही बताता है ना, कितना रेडियस है सेंटर से आउटर इलेक्ट्रॉन तक। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है सेंटर से, वही उसका क्या होता है, वही एटॉमिक रेडियस माना जाता है। ठीक है ना। तो वही सेम चीज है। एटॉमिक साइज रिप्रेजेंट द साइज ऑफ एन एटम which traditionally means distance between nucleus and valence electron। तो वही है, न्यूक्लियस से जो आउटर सबसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जितना भी डिस्टेंस है वही आपका क्या होता है, रेडियस बोलो साइज बोलो, एक ही बात है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला समझने वाला पॉइंट कि जो एटम होता है, अब ऐसा स्पीशीज तो है नहीं कि आप जिसको हाथ में पकड़ा और आपने एक मेजरिंग टूल लिया कोई भी, उससे आपने मेजर कर लिया उसको। कर सकते हो क्या मेजर? नहीं कर सकते हो, है ना। एटम तो दिखाई भी नहीं देता, इतना छोटा है। तो फिर इसका साइज वगैरह कैसे मेजर करते हैं? तो डायरेक्टली देखो आप उसका साइज मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक पॉइंट यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है तो उसके बीच में नाप लूं मैं इसे, है ना, ऐसे मेजर कर लो कि कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे होता है। तो डायरेक्टली आप तो मेजर नहीं कर सकते हो किसी भी एटॉमिक रेडियस को। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो जैसा वो बॉन्ड बनाता है ना वैसा ही उसका रेडियस मान लिया जाता है। जैसे मान लो कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो उसका जो रेडियस होगा उसको कोवेलेंट रेडियस बोल देते हैं। मान लो कोई मेटेलिक बॉन्ड बना रहा है, तो उसका जो रेडियस होता है उसको मेटेलिक रेडियस बोल देते हैं। कोई दूसरा टाइप का बॉन्ड बना रहा है, वैन बॉन्ड, तो उसको वैन रेडियस बोल देते हैं। तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड के बेसिस पर रेडियस निकालते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, ऐसा नहीं होता कि एटम का निकालते हैं, नहीं। एक मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल में किस टाइप का उसका रेडियस है उसको आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, कैसे करते हैं थोड़ा समझो, फिर और समझ में आएगा। जैसे देखो, मेटेलिक रेडियस की बात करते हैं सबसे पहले। मेटल जानते हो आप लोग, सबने देखा है मेटल क्रिस्टल, है ना, एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। कुछ कुछ मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि मेटल फिक्स अरेंजमेंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं। याद है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल समझाया था अभी थोड़े दिन पहले। हाँ सर। ठीक है, हाँ, तो चलो वो भी नहीं पता हो तो आपको कम से कम ये तो पता है कि फिक्स अरेंजमेंट होता है इसमें। ये जो एटम्स होते हैं, जैसे आयरन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कुछ भी है ना, इन सब का फिक्स अरेंजमेंट है ना, पूरा क्रिस्टल टाइप का बना रखा है उन्होंने, मेटल पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है। तो करते क्या है, कैसे रेडियस निकालते हैं कि जो एडजेसेंट वाले ना, जैसे दो एडजेसेंट वाले आपके पास मेटल आयंस हैं वाले, ठीक है, तो क्या करो, इन दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस है उसका आधा कर लो। ये आधा, ये रेडियस हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस रेडियस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेटेलिक रेडियस। समझ में आई बात? तो जो भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, दो एडजेसेंट वालों के इंटरन्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसका हमने आधा कर दिया। उसका अगर आप आधा कर दोगे तो जो भी आपको मिलेगा डिस्टेंस, वो क्या होगा, उसको बोला जाता है मेटेलिक रेडियस। ठीक है, सर मतलब समझ में? एलिमेंट में जितने भी एटम है उनका सबका साइज इक्वल होता है क्या? अब सेम टाइप से बने होंगे तो सबका साइज बराबर ही रहेगा, और क्या। अब आयरन का पूरा स्ट्रक्चर है, आयरन है तो उसमें सब Fe तो होंगे, तो वो तो बराबर ही रहेंगे, है क्या नहीं? सर हाँ जी, बोलिए। ये मेटेलिक रेडियस क्या होता है वो एक बार बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ऐसा है कि जो भी मेटल है, उस मेटल में क्या होता है, फिक्स अरेंजमेंट होता है। ये आपके जो भी आपके मेटेलिक आयंस इनको बोलते हैं, कर्नल या कोर बोलते हैं ना उनको, कोर बोलो या कर्नल्स बोलो, इनको बताया था। तो दो एडजेसेंट वाले जो कर्नल्स या कोर हैं, उनकी न्यूक्लियस का जितना भी डिस्टेंस है ना, उसका क्या कर दो, आधा कर दो। तो उसका जब आप आधा करोगे, ये तो डी हो गया, तो डिस्टेंस हो गया न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। उसका रेडियस निकालना तो क्या करना पड़ेगा, उसका आधा ही तो करना पड़ेगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर दो तो आपको रेडियस पता लग जाएगा। तो बस उसको बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेटेलिक रेडियस। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। ठीक है, यस समझ में आ गई बात?
चलें आगे। तो ये तो मेटेलिक रेडियस हो गया, ठीक है। इसी तरह कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड ले लो अब इस बार। कोवेलेंट बॉन्ड समझते हो ना, जो शेयरिंग से बनते हैं। 10th में थोड़ा सा पढ़ा होगा आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह, है ना। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना हुआ है, HH बना हुआ है, O2 बना हुआ है ना, N2 बना हुआ है आपके पास। तो क्या करना है, ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इन दोनों का न्यूक्लियस ये रहा, है ना। तो इन दोनों की न्यूक्लियस का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस d मान लेते हैं, तो उसका क्या कर देंगे हम लोग, हाफ कर देंगे। तो जो d/2 होगा वो क्या हो जाएगा इसका, इस बार क्या बोल देंगे, उसको कोवेलेंट रेडियस बोल देंगे, बस सिंपल सी बात है ना। अच्छा, ये आपको पता है थोड़ा सा कि देखो कैसे फॉर्म होते हैं, वो बता देता हूँ। जैसे H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करना है आपको, तो H2 मॉलिक्यूल आपको फॉर्म करना है, मतलब H और H के बीच में बॉन्ड। तो होता क्या है, H, हाँ, तो 1s1 ऑर्बिटल होता है, इसका 1s1 ऑर्बिटल होता है। ऐसे समझो कि इसका 1s ऑर्बिटल इस दूसरे वाले के 1s ऑर्बिटल के साथ ऐसे ओवरलैपिंग कर जाता है। तो ये होता है शेयरिंग एक्चुअली में। जो शेयर्ड एरिया दिख रहा है आपको, ये है बॉन्ड एक्चुअली में। तो इसमें जब आप देखोगे न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो आप देखोगे, देखो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इस न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस d मान लिया मैंने, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो अगर मैं रेडियस की बात करूंगा, कोवेलेंट रेडियस, है ना, तो कितना होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। तो ये कर देना। तो इस रेडियस को बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, कोवेलेंट रेडियस। तो एक बात बताओ, वो एक्चुअल रेडियस से ज्यादा होगी कम होगी, कोवेलेंट रेडियस जो होगी कम होगी, कम ऑब्वियस सी होगी। बात है, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है ना वो। हाँ, और वैसे डायरेक्ट तो आप मेजर कर ही नहीं सकते हो एटम का, तो आपको ऐसे ही मेजर करना होता है। तो किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, एक्चुअल के लगभग ही रहते हैं, है ना। तो इसलिए उन सबका नेम भी अलग अलग दिया गया है। जैसे मेटेलिक का मेटेलिक रेडियस बोल दिया गया, कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसका कोवेलेंट रेडियस बोल दिया गया, ठीक है ना। तो कोवेलेंट रेडियस भी क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होता है। इसको रेडियस को बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। सर हाँ जी, अगर बोलिए। गलत ही आ रहा है तो सर फिर ऐसे कैलकुलेट क्यों करते हैं? गलत नहीं आ रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सही आ रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड के रेस्पेक्ट में तो बिल्कुल अच्छा यही रेडियस है ना इसका, इसलिए जिसको बेसिस लिया जा रहा है वो भी साथ में तो बताया जा रहा है कि कोवेलेंट रेडियस है ये, है ना। क्योंकि एक्चुअली रेडियस आप लोग मेजर कर ही नहीं सकते हो, बात ये है, ठीक है। हाँ, बोलो बोलो, कौन है, हम हाँ इस बताओ समर्थ। डी को कैसे मेजर करते हैं? डी को मेजर करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, मॉलिक्यूल होता है तो, है ना, काफी सारे तरीके होते हैं। डेंसिटीज कर सकते हो, एक्स जैसे मेटल क्रिस्टल होता है उसमें तो एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह से कर लेते हैं, है ना, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हमें गिवन ठीक है, होगा ना ये? कुछ, हाँ तुम्हें तो गिवन होगा, तुम्हें थोड़ी ना निकालना है, ठीक है ना। चलो, अब बात आ गया कि ये तो ठीक है कि आपने मेजर कर लिया। अच्छा, इसमें एच एच के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस भी बोल सकते हो, क्योंकि किसी किसी में डबल बॉन्ड भी होता है, जैसे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इस बार जो रेडियस आएगा उसको क्या बोलोगे आप लोग, डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। मान लो किसी में ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इस रेडियस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। तो है तो सब कोवेलेंट रेडियस, पर जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उसके बेसिस पे आप लोग डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बोल सकते हो, ठीक है ना। जैसे O2 है, जैसे O2 दो टाइप का, ये मान लो इस टाइप का है, तो एक में तो डबल बॉन्ड है और एक में सिंगल बॉन्ड है O2 के बीच में। तो जो डबल बॉन्ड है उसको क्या बोलोगे, डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं उसको, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ना, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हो आप लोग। और सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस हमेशा ज्यादा होता है डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस से, ठीक है। समझ में आ गई बात। जैसे 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 समझो, एन और एन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड है, एक में ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या, अभी के लिए बताता हूँ, वैसे तो हम तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो एन और एन के बीच का मतलब है एक और एक एन थोड़ा सा कम ओवरलैप की है, तो सिंगल बॉन्ड। अगर यही ज्यादा ओवरलैपिंग होता है, एस नहीं होता है, उसमें पी ऑर्बिटल भी होते हैं। जैसे एन में तो पी ऑर्बिटल होता है ना, तो पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए। डबल बॉन्ड में क्या हुआ, पी वाले और ज्यादा ओवरलैपिंग कर गए, इस तरह से ओवरलैपिंग कर गए। तीन वाले में क्या होता है, तीन ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाते हैं, तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होता है उतना पास आते जाते हैं। तो एन और एन क्या होते जा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा पास आते जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा बॉन्ड होते हैं ना उतना ज्यादा पास होते हैं, और जितना ज्यादा पास होंगे तो उतना ही क्या होता जाएगा, उनका रेडियस कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो किसी भी
कोवेलेंट बॉन्ड में अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो उसका रेडियस ज्यादा होगा, डबल है तो उसका रेडियस कम होगा, ट्रिपल है तो उसका रेडियस और भी कम होता है। ठीक है, बताओ ये सब पॉइंट समझ में आया नहीं है, ये बताओ पहले। यस सर। यस सर। चलो तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। ये अभी तक तो था सेम टाइप के, होमो एटॉमिक टाइप के थे। अगर मैं हेट्रो एटॉमिक की बात करता हूँ, जैसे HF है ना, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ अभी के लिए, है ना। वैसे बाद में पढ़ना था हमें ये वाला पॉइंट जो ब्रैकेट मैंने बनाया है, मतलब ये वाला पूरा ही पॉइंट, ये वाला, है ना। पर मैं सही यहीं पे साथ में बता देता हूँ आपको, क्योंकि रेडियस हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा समझ पाओगे आप लोग। जैसे HF है, सर क्या टॉपिक है? यही चल रहा है, यही सेम रेडियस की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे जैसे H और H में बात कर रहे थे, बॉन्ड बना रहे थे, O और O में बॉन्ड बना रहे थे, N और N में बॉन्ड बना रहे थे, है ना। तो इसी तरह से हम लोग H और F में भी तो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। तो HF का कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक H है और एक F है, ओवरलैपिंग हो रखा है ना। ओवरलैपिंग है इसके बीच में, बॉन्ड आपका बना हुआ है। पर ये कैसा है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। H का साइज अलग होता है, F का साइज अलग है कि नहीं, दोनों का डिफरेंट साइज है ना, है कि नहीं। तो इसका जब आप रेडियस निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे, तो कैसे निकालोगे वो बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो जैसे HF है, तो इसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, वो कैसे निकालोगे आप लोग। जैसे ये एक H है और एक F है ना। तो इनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो कैसे निकालोगे इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं कर सकते कि R का रेडियस, मतलब H का रेडियस, F का रेडियस, ये तो कर ही लिया आपने, है ना। उसके साथ साथ क्या होता है, इसमें से एक फैक्टर और माइनस करना पड़ता है आपको, ये वाला, ये फैक्टर 0.09 XF माइनस XH, X नहीं वैसे एक्चुअली में साई होता है वो, चलो ठीक है X मान लो आप लोग, है ना। F माइनस H, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो अभी आप लोग बता रहे थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो कुछ कुछ बेसिक पता है, 10th में पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जानते हो नहीं नहीं पता बताओ। सर। नहीं पता तो वैसे अभी पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, पर रेटिंग क्योंकि मैं आपको, हाँ हाँ पीरियड टेबल बता रहा हूँ, यही क्योंकि पता मैं, था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि H और F दो अलग अलग आपके पास क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट्स, दो अलग अलग एटम से मान लो, है ना। ये अलग अलग है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको बनाना है बॉन्ड, बॉन्ड बना लिया इन लोगों ने, शेयरिंग से बना लिया ना, शेयरिंग कर लिया। जैसे अभी आप लुईस स्ट्रक्चर से समझो, शेयरिंग कर लिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन H का, एक इलेक्ट्रॉन F का। ये तो पता होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के होते हैं, शेयर करते हैं आपस में, ठीक है। तो HF ऐसा बॉन्ड बन गया आपका, ये मॉलिक्यूल बन गया HF का, पूरा बन गया मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक बात बताओ, एफ का जो होता है ना, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा होता है, दिख रहे हो क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, पता है आपको। तो फ्लोरीन का होता है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ये क्या करता है ना, ये इस हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को भी ना अपनी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता है, खींच लेता है। तो क्या हो जाएगा, जो दो इलेक्ट्रॉन जो बीचों बीच रहने चाहिए थे इस बॉन्ड के, वो एक्चुअली फ्लोरीन के पास शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि फ्लोरीन कैसा है, फ्लोरीन आपका क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कि शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ गई क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए क्या हुआ, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो फ्लोरीन पे चार्ज डेवलप हो जाएगा थोड़ा सा माइनस चार्ज, पूरा माइनस नहीं, स्लाइटली माइनस, डेल्टा माइनस, है ना, पार्शियल जिसको बोलते हैं, पार्शियल माइनस। हाइड्रोजन पे हो जाएगा पार्शियल प्लस, डेल्टा का मतलब पार्शियल ही है, तो पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। किसकी वजह से हुआ है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हुआ है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी टेंडेंसी ज्यादा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की, ठीक है ना। तो ऐसा जब कंडीशन आता है तो क्या होगा, जैसे मान लो हाइड्रोजन और फ्लोरीन था, है ना, जैसे बॉन्ड बना के रह रहा है, तो एक इस टाइप से आप लोग कोवेलेंट रेडियल या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लेते थे। पर एक बात बताओ मुझे, कि अगर इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या फिर दोनों में क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, अब जैसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया तो इनका ओवरलैपिंग की टेंडेंसी क्या बढ़ जाएगी, और ज्यादा पास आ जाएंगे, तो इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जितना पहले था उससे कम हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, है कि नहीं। हाँ सर। ये तो बस, तो जो कम हो जाएगा वो किसकी वजह से हुआ है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कम हुआ है, और जो कम हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उसको ऐसे वैल्यू की फॉर्म में
साइंटिस्ट थे शोमेकर एंड स्टीवेंसन, उन्होंने इक्वेशन दिया था, उन्होंने अपनी इक्वेशन से बताया ये कितना कम होता है, इतना कम होता है 0.09, और ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है। डेल्टा एक्स मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो भी है, जो भी डेल्टा एक्स आएगा, डिफरेंस जो भी आएगा वो लिख देना। तो -0.09 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये एक इक्वेशन बनती है, जिस इक्वेशन को बोलते हैं शोमेकर एंड स्टीवेंसन इक्वेशन। इससे आप लोग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना, किसी भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच में। समझ में आई बात? बोलो। सर मतलब एफ के साथ हर बार आयनिक बॉन्ड ही बनेगा ना सर, क्योंकि वो हर बार कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक में कन्वर्ट कर देगा। अब वो इतना आगे मत जाओ, वो सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और ऐसे आयनिक और कोवेलेंट नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी बॉन्ड ना तो आयनिक 100% आयनिक होता है, ना 100% कोवेलेंट होता है। तो दोनों मिलकर सब बॉन्ड्स न्यूट्रल हो होते हैं ना सकते हैं। इनके, हाँ, इनके बीच में कहीं कहीं लाई करते हैं, वो पढ़ेंगे, वो बात की बात है, केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ना है डिटेल में आपको। अभी के लिए तो बस जितना है वो ये है कि आप लोग इस इक्वेशन को बोलते हैं स्टीवेंसन एंड शोमेकर इक्वेशन। इक्वेशन याद रख लेना, ठीक है। इससे आप लोग निकाल सकते हो क्या, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये दोनों H होते, डिफरेंस नहीं होता, तो ये वैल्यू हो जाती खत्म, तो दोनों के रेडियस के बराबर होता इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। पर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ये टर्म भी आ रखी है इसमें, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल इक्वेशन है किसी भी ए और बी के बीच में, ये आपका, इसको बोलते हैं स्टीवेंसन, सॉरी, शोमेकर एंड स्टीवेंसन इक्वेशन, ठीक है, किसी भी ए और बी के बीच में। अच्छा, क्वेश्चन में कैसे कर सकते हो, तो देखो आर ए कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ ए, है ना। तो उसके लिए अलग से आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा निकालने के लिए, तो वो क्या है, कोवेलेंट रेडियस है ना ए का। तो कैसे निकालते हैं, तो उसको कैसे निकालोगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। बी का कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालोगे, तो बी बी टाइप का जो बॉन्ड होगा उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2, है ना। डेल्टा एक्स तो आपको गिवन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज कितनी कितनी है वो तो आप खुद नहीं बता सकते हो, ए और बी के बीच में जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज हैं। और 0.09 एंगस्ट्रॉम जो है वो तो एक कांस्टेंट है, वो तो आपको हमेशा पता होना ही चाहिए। अच्छा, ये जो 0.09 लिखा हुआ है ना, ये तब लिखा हुआ है जब आप सारी वैल्यूज को एंगस्ट्रॉम में लेते हो, वैल्यूज का ध्यान रखना, सब एंगस्ट्रॉम की बात हो रही है। तो ये एंगस्ट्रॉम है, 0.09 है। अगर आपने एंगस्ट्रॉम को जैसे मीटर में, पिकोमीटर में या इस टाइप से कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10। 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻12, ठीक है ना। वो सब आपको पता होगा शायद। तो 1 एंगस्ट्रॉम एक्चुअली 10⁻2 पिकोमीटर होता है। तो क्वेश्चन में अगर आपको पिकोमीटर में दे रखी ना वैल्यूज, है ना, रेडियस की जो भी पिकोमीटर में, तो इक्वेशन में आपको वही करना है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे 0.09 की जगह पे 9 लिख देना है फिर आपको, है ना। मतलब ये सब एंगस्ट्रॉम में है तो ये वाला इक्वेशन चलेगा, 0.09 वाला, है ना। पिकोमीटर में है तो 0.09 की जगह पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा केवल, ठीक है। बताओ। सर हाँ बोलो। सर वो इक्वेशन वो ओवरलैपिंग को इक्वलाइज करने के लिए, मतलब वो जो एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग होता है उसको हाँ लेकर उसको के। बताया, हाँ हाँ बिल्कुल, उसको कंसीडर करके बनाई गई है। तो सर ओवरलैपिंग जो होता है उससे तो इंटर न्यूक्लियर जो स्पेस होता है वो तो कम हो जाता है, तो वो ऐड होनी चाहिए ना सर, तो उससे प्रॉपर या होगा। अरे ऐड क्यों होगा, इसको कम करके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बनाइए ना हमने। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो कमी हो रही है, तो कमी तो करोगे, हमको बराबर किससे करना है। मतलब अगर इनके बीच में ये नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, तो मान लो इनका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता, है ना। अब क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो कम होगा ना, तो एक्चुअल वैल्यू तो बता रहा है वो, सही तो है, क्या दिक्कत है। समझ गया सर। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया सबको। चलो, ये तो छोटा सा इक्वेशन था, एक्स्ट्रा ही पॉइंट है वैसे बताने का, है ना। हो सब चाहता तो मैं इसको आपको बाद में भी बता सकता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने के बाद भी हम लोग कर सकते थे इस पॉइंट को, पर यही पढ़ लिया हम लोगों ने ना साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन भी है, जैसे क्वेश्चन भी एक बना सकते हो आप लोग, है ना। चलो घर से बनाना है, इस क्वेश्चन को भेज देता हूँ, वैसे भी टाइम हो गया आपका, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को घर से बना के देखना, देखो बना पाते हो नहीं बना पाते इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो Yes, आज के लिए इतना ही। सर रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ हाँ ठीक है।